रहीम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। कल भी डिस्कशंस हमने बड़ी फास्ट किस्म की थी यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में, तो कल हम डेफिनेशन की हद तक घूमते रहे। आज हम उनके इंटर कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के जो MCQ राइज हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो टॉपिक हमारे पास वही वाला है, यूनिट्स एंड देयर इंटर कन्वर्जन्स। वेरियस यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड देयर इंटर कन्वर्जन। यानी आज के लेक्चर में हम सीखना चाहेंगे कि परसेंटेज को आप ppm में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ppm को पार्ट्स पर बिलियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पार्ट पर बिलियन को पार्ट्स पर ट्रिलियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। पहला पोर्शन, आइए इसको सीखते हैं। पहले आप जानते हैं कि इन सब के फार्मूले क्या हैं। आप ऊपर लिखते हैं सॉल्यूट अमाउंट डिवाइड बाय सॉल्यूशन अमाउंट क्रॉस 10 की पावर, मैं यहां ब्लैंक लगाता हूं। क्यों? अगर परसेंटेज होगा तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ppm होगा तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिलियन होगा तो 9 से, ट्रिलियन होगा तो 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। आइए मैं एक एग्जांपल से इसको कोट करूंगा प्लीज। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसके बारे में मैं ये कहता हूं कि वो 5% W/V सिस्टम है। 5% W/V सिस्टम मेरे पास है। यानी सॉल्यूट आपके पास सॉलिड था और आपके पास सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड है या गैसियस है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने 5 ग्राम सॉल्यूट के आपने 100 cm³ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रखे हैं। 5% का मतलब ये हुआ। अब आप जानते हैं कि जब आपने परसेंटेज निकाली होगी तो आपने किसे मल्टीप्लाई किया होगा? 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। 10 की पावर 2 से। जरा मेरी बात को समझिए प्लीज। परसेंटेज में हम 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ppm में 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। मेरी बात सुनिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर इस परसेंटेज को 5% को आइए ppm में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं प्लीज। एक तरीका यह है कि 5% को डिवाइड बाय 100 कर दो, स्टेप 1। फिर जो आपके पास आंसर आएगा उस आंसर को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिक प्राइमरी मेथड। जो आपके पास परसेंटेज का आंसर मौजूद है उस आंसर को 100 पर डिवाइड कर दो। ओके, फिर 100 पर डिवाइड करने के बाद 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ppm में आंसर आ जाएगा। 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करो, ppb में आंसर आ जाएगा, एंड सो ऑन। एक मैं जो बताना चाहता हूं
एक ईटा के स्टूडेंट के लिए उसको ये करना चाहिए, शॉर्टकट पॉलिसी, शॉर्टकट ऐसे कीजिए कि जो 5 है ना, 5 उसको 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर ppm में रेडी हो गया है। ये कैसे? देखिए जी, आपने जब 5% निकाला था 100 से तो मल्टीप्लाई किया था, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो ppm में जवाब चाहिए, तो बजाय 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करने के 10 की पावर 2 तो ऑलरेडी हो चुका है, मजीद 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, दैट्स अ वेरी सिंपल मेथडोलॉजी। सिमिलरली जब मेरे पास आंसर 5 क्रॉस 10 की पावर 4 ppm आंसर आ गया है, अब आप मुझसे चाहते हैं कि ppt में जवाब दो। मैं क्या करूंगा? ppm में तो 6 था, ppt में तो 12 से मल्टीप्लाई करना था। कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। इसी आंसर को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 6 के साथ। आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर पार्ट्स पर ट्रिलियन में होगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई है। प्लीज़, हमारे पास टाइम की बड़ी कमी होती है, आपको बहुत ही अटेंटिव रहना चाहिए। मैंने बड़ी आसान बात समझा दी है, उम्मीद है आप एक क्लियर आपको हो चुका होगा। अब मैं एक नेक्स्ट पोर्शन को स्टार्ट करने वाला हूं, मोलरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मोलरिटी, अब ये डिस्कस करेंगे कि मोलरिटी से परसेंटेज कैसे निकालेंगे या परसेंटेज से मोलरिटी कैसे निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मोलरिटी और परसेंटेज का क्या ताल्लुक है? मोलरिटी से हम मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी से हम नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी से हम मोल्स कैसे निकालेंगे, अब हम ये सीखने जा रहे हैं। प्लीज प्लीज बी वेरी अटेंटिव एंड केयरफुल। तो डियर स्टूडेंट्स, एक आसान काम कीजिए प्लीज। मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी को भूल जाएं। बी फोकस ऑन द यूनिट्स। कैसे? मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल्स पर डीएम क्यूब। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। प्लीज ये ना भूलें प्लीज। 1 लीटर 1 डीएम क्यूब के बराबर होता है। 1 डीएम क्यूब में 1000 सीएम क्यूब होते हैं या एमएल होते हैं। 1 सीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ओके, आइए पहले परसेंटेज की बात मैं करता हूं। ओके, लेट्स, आप मुझे क्या दे रहे हैं? आप मुझे दे रहे हैं 10% W/V aqueous solution of sodium hydroxide. This is the question being given to you कि 10% weight over volume aqueous solution of sodium hydroxide is being given to you. Calculate molarity. Molarity बताइए प्लीज प्लीज प्लीज। इसका मतलब निकालिए, क्या मतलब हो जाएगा? 10/100, 10%, 10/100। ऊपर क्या लिखा हुआ है? वेट। तो इधर हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा। किसके 10 ग्राम हो जाएंगे? 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम। तो हम इसको सीएम क्यूब में लेते हैं। 100 सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है जनाब। वो कैसे?
आपको मोल पर डीएम क्यूब चाहिए, इधर क्या गिवन है, ग्राम पर सीएम क्यूब गिवन है। तो मोलरिटी में कैसे करूंगा, प्लीज मोलरिटी कैसे करूंगा, ऊपर का जो 10 है उसके मोल निकालें। NaOH के 10 ग्राम आपको गिवन है ना, गिवन मैस 10, NaOH का मोलर मैस कितना होता है, 40 होता है, तो 10/40। ओके, जवाब क्या आ गया है, मोल्स में जवाब आ गया है। देखें 10 ग्राम था ना, गिवन मास 10 ग्राम था, तो 10 ग्राम को मैं 40 पर डिवाइड करूंगा, मेरे पास मोल आ जाएंगे। यूं मैंने ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या गिवन है, 100, तो ठीक है 100 लिखा हुआ है, ये सीएम क्यूब, मुझे सीएम क्यूब नहीं चाहिए, मुझे डीएम क्यूब चाहिए। तो क्या करूंगा, सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करते हैं। तो अब मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास डीएम क्यूब आ गया है। लोगों, ये आंसर खुद निकाल लो, ये आंसर आपके पास मोलरिटी का आ गया है। देखा कि मैंने परसेंटेज को कैसे मोलरिटी में कन्वर्ट किया। प्लीज प्रैक्टिस तो आप खुद करेंगे ना, मैं आपको एग्जांपल कोट करके दूंगा। हाँ जी, ये W/V सिस्टम था, W/V सिस्टम है। अब एक कदम आगे चलते हैं, कि इस परसेंटेज से इस, आइए अब मैं क्या मालूम करता हूं, मैं मोलैलिटी मालूम करता हूं, मोलैलिटी स्मॉल m मालूम करता हूं। मोलैलिटी के बारे में हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। लेट, यही सब आपको गिवन है, आपको 10% W/V ऑफ NaOH एक्वस सोल्यूशन आपको मैंने दिया हुआ है, W/V। प्लीज बहुत ख्याल रखें, प्लीज। ओके, अब क्या है, अब फिर आपने ग्राम पर सीएम क्यूब को आपने मोल पर केजी में कन्वर्ट करना है, इस बात पे फोकस रखें, फिर आप मार नहीं खाने वाले। ओके, आप हमेशा जीत जाएंगे। सवालों को देखेंगे फिर आपको डर लगेगा कि पता नहीं क्या केंटर कन्वर्जन कराई जा रही है। ओके, प्लीज फोकस करें कि गिवन क्या था, W/V ग्राम पर सीएम क्यूब। देखिए वेट है ना, उसको ग्राम में लेंगे, वॉल्यूम है ना, उसको हम रूटीन में सीएम क्यूब में लिया करते हैं। ओके, अब मैं कैसे निकालूंगा, 10। देखिए ये ऊपर क्या था, ऊपर मेरे पास 10 ग्राम था, सीएम क्यूब कितना होता है, हम नीचे हमेशा 100 पुट किया करते हैं। 10%, 10/100 कन्वर्ट करो ना इसको। क्या करूंगा मैं, प्लीज ऊपर वाले 10 के ऊपर मोलर मैस डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास मोल आ गए हैं, यानी बिल्कुल वही स्टेप रिपीट हुआ है। लेकिन अब खबरदार ख्याल करना प्लीज, आपसे क्या कहा गया है, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, जबकि ये 100 सीएम क्यूब किसका होता है, सॉल्वेंट का नहीं होता, सॉल्यूशन का होता है। अब प्लीज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखने वाला हूं कि सॉल्वेंट मैस इज इक्वल टू सॉल्यूशन मैस माइनस सॉल्यूट मैस, कि जब तुम्हें सिर्फ सॉल्वेंट का मैस चाहिए होता है, सॉल्यूशन के मैस से सॉल्यूट का निकाल लो, एक मसला। लेकिन यहां पर मसला ये है कि ये तो मैस नहीं गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, सीएम क्यूब गिवन है, मैं कैसे जाऊंगा। यहां पे एक बड़ा बेहतरीन फतवा आपके काम आएगा कि फॉर वाटर वी नो कि डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। इसका मतलब आप जानते हैं
कि 1 cm³ पानी का वजन जब करोगे 1 ग्राम आएगा। 1 ग्राम पानी जब होगा तो ऑटोमेटिकली वो 1 cm³ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। प्लीज़ प्लीज़, हम cm³ को ग्राम में, ग्राम को cm³ में नहीं कन्वर्ट कर रहे, हम डेंसिटी वाला कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये 1 ग्राम पर cm³ का मतलब क्या हुआ कि 1 cm³ ऑफ वाटर विल ऑक्युपाई 1 ग्राम फॉर वाटर। किसके लिए? ये वाली बात हर एक के लिए ठीक नहीं है प्लीज, ये सिर्फ वाटर के लिए ठीक है कि 1 cm³ का महज क्या होगा? 1 ग्राम होगा। ओके, तो अब प्लीज सॉल्यूट के कितने ग्राम थे? यानी अब ये 100 cm³ क्या हो गया है? 100 ग्राम के बराबर हो गया है। 100 ग्राम से 10 ग्राम सॉल्यूट के निकाल दो, कितने बच जाएंगे? 90 ग्राम बच जाएंगे। ओके, तो अब मेरे पास सॉल्यूट के बच गए। प्लीज बात समझ गए ना आप कि 100 cm³ सोल्यूशन था, 100 से सॉल्यूट के 10 माइनस कर दो ना, तो 90 ग्राम क्या बचेगा? 90 ग्राम सॉल्वेंट का बच जाएगा। इस 90 ग्राम को मैं 1000 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। यूं आपके पास जो आंसर होगा वो स्मॉल m के साथ शो करें, वो मोलैलिटी में आपका जवाब आ चुका है। ओके, आइए अब कोरिलेट करते हैं कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या ताल्लुक है। ओके, आइए इनको आपस में इंटरकन्वर्जन सीखते हैं। मोलैलिटी वर्सेस मोलैलिटी। ओके, प्लीज यहां पर यूनिट क्या होती है? यहां पर यूनिट है आपके पास मोल पर dm³। यहां पर आपके पास यूनिट है मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यहां पर क्या है? मोल पर dm³ ऑफ सॉल्यूशन। तो एक काम तो आसान है कि मोल का मोल लिख दोगे, तुम्हें तकलीफ नहीं है, तुम्हें नीचे वाली जगह पे सेटिंग करनी है। ओके, dm³ ऑफ सॉल्यूशन को किलोग्राम में तरीके से कन्वर्ट करोगे। ओके, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अब मेरी बात सुने। तो आपके पास ईटा में 2 केसेस यहां पे आने वाले हैं। 2 केसेस, या तो वो खुद कहेगा कि एक्वस सॉल्यूशन है। क्या कहेगा? कि एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन कहने की देर है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर cm³ हो गई है। ओके, 1 ग्राम पर cm³ लिखें, या आप लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम पर dm³ हो गई है। जब वाटर की बात करें, हम ऑलरेडी जानते हैं डेंसिटी को। ओके, अब किसी और सॉल्यूशन की बात करेगा, फॉर अदर सॉल्यूशन, उसने क्वेश्चन में आपको हमेशा डेंसिटी गिवन होती है, फिर आप डेंसिटी के थ्रू फिर dm³ को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे। आइए मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं। ओके, मैं कहता हूं कि मेरे पास 2.5 मोलर सॉल्यूशन है ऑफ HCl। ओके, HCl का मेरे पास 2.5 मोलर सॉल्यूशन है। इसकी मैं कहता हूं कि जनाब जो डेंसिटी होती है, लेट्स सपोज 0.5 ग्राम पर cm³ है। 0.5 ग्राम पर cm³ है। कैलकुलेट मोलैलिटी। मोलैलिटी को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्वेश्चन है मेरे पास। आइए इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। सॉल्यूशन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास पहला मतलब निकालिए इसके, शाबाश, कि मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू 2.5। मोल आपके पास डायरेक्ट मोलैलिटी से आ जाते हैं। तो मुझे क्या करना था? मुझे तो मोलैलिटी चाहिए, तो मोल मुझे मालूम हो गया है। मुझे अब क्या चाहिए? किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। किलोग्राम, तो पहले तो मैं HCl, मैं क्या करूंगा? HCl
का वॉल्यूम निकालता हूं, HCl का वॉल्यूम निकालिए या मैस निकालिए। आप जानते हैं कि HCl का जब 1 मोल होगा इसका वजन कितना होता है प्लीज? 35.5 प्लस 1 36.5 ग्राम। 36.5 ग्राम ऑफ HCl इज इक्वल टू 1 मोल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये 73 ग्राम हो जाएगा ऑफ HCl इज इक्वल टू 2 मोल हो जाएंगे। ओके, अब इसका हाफ कीजिए, ऑलमोस्ट 18 कितना होता है? 18 होगा ना, ऑलमोस्ट 73 ग्राम है ना आपके पास। ये देखिए, ये इसको आधा कीजिए, 18 आ जाएगा। इसमें 18 ऐड करता हूं तो ये देखिए 73 प्लस 18 क्या हो गया है? आए जनाब, 91 ग्राम क्या आ गया है? HCl का आ गया है। क्या आ गया है? 91 ग्राम आपके पास किसका आ गया है? HCl का आ गया है। अब आपको क्या कहा गया था? आपको तो सॉल्यूशन के बारे में ये बताया गया है, सॉल्यूशन के बारे में ये बताया गया है कि 1 cm³ जो होगा वो 0.5 ग्राम के बराबर होगा। ओके, तो 1000 cm³ किसके बराबर होंगे? 1000 cm³ मेरे पास 500 ग्राम के बराबर हो जाएंगे। ओके, तो मेरे पास कुल मैस क्या हो गया है? कुल मैस मेरे पास 500 ग्राम हो गया है। इस 500 ग्राम से सॉल्यूट वाला माइनस कर दीजिए, माइनस 91। क्या जवाब आता है मेरे पास? मेरे पास आएगा 409 ग्राम H2O के आ गए। क्या आ गए? 409 ग्राम H2O का आ गया है। ग्राम आ गया है, किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करें प्लीज? 409 डिवाइड बाई 1000 क्या आ गया है? आंसर किलोग्राम में आ गया है। ओके, तो मोल कितने थे आपके पास? मोल HCl के 2.5 थे। अब हमारे पास क्या आ गया है? किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट क्या आ गया है? मेरे पास आ गया है 0.409। कीजिए ना मोलैलिटी, शाबाश। 2.5 डिवाइड बाई 0.409 आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको मैंने तरीका सिखा दिया है कि मोलैरिटी से मोलैलिटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर औकात हम ये पूछते रहते हैं कि आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन हो, फिर इसके मुकाबले में आपके पास 1 मोलल सॉल्यूशन हो। हम पूछते हैं विच वन इज मोर डाइल्यूट? कौन से वाला ज्यादा डाइल्यूट है? प्लीज मेरे साथ रहें ताकि आपको ये बात मैं हमेशा के लिए क्लियर करवा दूं। ये मेरे पास 1m है, ये मेरे पास 1m है। ओके, तो यहां पे क्या किया होगा? यहां पे निशान लिखा हुआ होता है, 1 लीटर का निशान होता है। तो एक बीकर में क्या कीजिए, एक बीकर में 1 मोल सॉल्यूट का आपने डाल दिया है। एक बीकर में 1 मोल आप सॉल्यूट का पहले डाल दिया है। अब इसके अंदर पानी डालना शुरू कर दो, डालते जाओ। क्या हो जाए? जब लेवल यहां तक आ जाए आपका 1 मोलर सॉल्यूशन रेडी होता है। यानी सॉल्यूट और पानी का मिलाकर लेवल कितना होता है? लेवल आपके पास यहां तक आ जाता है। गॉट इट? लेकिन यहां पर क्या होता है? ये आपके पास लेवल है, 1 लीटर का लेवल है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें 1 मोल सॉल्यूट अलग है। 1 मोल सॉल्यूट अलग है। जब इसके अंदर आप 1 kg पानी डालोगे, 1 kg बराबर है 1 लीटर पानी के लिए, एक ही बात है, तो क्या होगा? आपका लेवल यहां तक आ जाएगा मेरे भाई। क्या हो गया है?
यहाँ पर पानी ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर पानी और सॉल्यूट दोनों का मिलाकर लेवल यहाँ तक था, यहाँ पर तो जनाब लेवल क्या हो गया है, लेवल राइज हो गया है। भरे हुए कूलर में अगर आप बर्फ़ डालेंगे तो पानी नीचे गिरना शुरू करेगा। तो यहाँ पर वो सूरत हाल है, यहाँ पर पानी और बर्फ़ को मिला के कूलर के अंदर हम एकोमोडेट करने की ट्राई कर रहे होते हैं। ओके, तो रिजल्ट क्या निकला कि 1 मोलर सोल्यूशन इज ऑलवेज मोर डाइल्यूट। ये क्या होता है, ये ज्यादा डाइल्यूट होता है। ओके, तो मैंने ये काम भी कर दिया है। इस वक्त हमने क्या कुछ किया, हमने मोलरिटी को परसेंटेज के साथ को रिलेट किया, हमने मोलरिटी को मोलरिटी के साथ को रिलेट किया, हमने परसेंटेज को मोलरिटी के साथ को रिलेट किया। ओके, अब मैं एक कदम आगे जाऊंगा प्लीज। होपफुली आप बोर नहीं हो रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अब मैंने कल भी बात की थी कि नॉर्मेलिटी आपके कोर्स में नहीं है। ओके, सिर्फ मैं एक फार्मूला लिखता हूं कि कहीं पे न्यूमेरिकल होगा तो आप फंस ना जाएं। आपकी प्रैक्टिकल बुक्स में टाइट्रेशन एनालिसिस के अंदर नॉर्मेलिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ओके, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई एन। व्हाट इज एन? अब आप मुझे ये बताएंगे कि आप नॉर्मेलिटी किसकी मालूम कर रहे हैं। अगर एसिड्स की कर रहे हैं तो प्लीज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनेटेबल H प्लस आइन। अगर एसिड की नॉर्मेलिटी मालूम करते हो तो आपके एसिड ने कितने H प्लस आइन देने हैं, दैट इज n। अगर आप किसी बेस की नॉर्मेलिटी मालूम करते हो तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनेटेबल हाइड्रोक्सिल आइन। किसी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात आप कर रहे हैं तो क्या कहोगे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। अगर आप किसी रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हो तो क्या कहोगे कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड। ओके, अब ये कंसेप्ट हमारे कोर्स में नहीं है, हम इसके साथ बहुत इन डेप्थ में नहीं जाते हैं। प्लीज एक कदम हम आगे जाते हैं कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक 5 मोलर सॉल्यूशन है, इसके अंदर वॉल्यूम कितना है, मैं कहता हूं कि आपके पास 0.5 dm क्यूब है। मुझे बताइए कि सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं। क्या करोगे, डरे नहीं, मरे नहीं, बात सुनो। 5m का मतलब क्या होता है, 5m इज इक्वल टू 5 मोल्स डिवाइड बाई 1 dm क्यूब। तो आपको क्या गिवन है, आपको मोल बाई dm क्यूब तो गिवन है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको वॉल्यूम के साथ। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर मोल में आ जाता है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 5 बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0.5 dm क्यूब। ओके, द राइट आंसर इज 2.5 मोल। फिर और सुनिए, शाबाश। कभी ईटा में ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैं 40 ग्राम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के 1000 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करता हूं तो 1 मोलर बनता है। कुछ ऐसा कीजिए कि मैं क्या डालूं, मैं 1 ग्राम डालूं और मेरे पास cm क्यूब आप बताएं, लेकिन जवाब क्या आना चाहिए, जवाब 1m आना चाहिए। 1 मोलर सॉल्यूशन मुझे बनाना है, 40 ग्राम को 1000 में डाल दो। वो कहते कि नहीं 40 नहीं देने वाला, मैं आपको 1 ग्राम दूंगा, बचत पॉलिसी है। क्या किया जाए, तो सोचो ना, 40 से 1 कैसे बनाया होगा आपने, डिवाइड बाई 40 किया है। आप इधर ऐसे कर दो ना, 1000 पे 40 को डिवाइड कर दो, 0 0 कैंसिल, 1 ज़ा 4, 25। तो हम क्या कहेंगे कि जनाब 25 cm क्यूब। क्या कर दो, 25 cm क्यूब सोल्यूशन अगर होगा तो आपका 1 ग्राम भी 1 मोलर सोल्यूशन बन जाता है। ओके,
प्लीज मोल फ्रैक्शन के बारे में एक दो पॉइंट सुन लें मोल फ्रैक्शन के बारे में कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। सॉल्यूट के मोल्स ऊपर लिखते हैं डिवाइड बाय सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन का कमाल यह है कि कभी भी इसका आंसर 1 से अबाव नहीं आएगा। आप सब कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल लो, ऑलवेज आंसर इज 1। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इट कैन बी अप्लाइड to binary, ternary, quaternary, to all type of solution. Molarity temperature dependent है, molality temperature independent है। ओके, तो वो भी बहुत सारी बातें हैं, टाइम कम है हमारे पास, रह गया है बल्कि पूरा हो चुका है। प्लीज़ इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, होपफुली आपको काफ़ी कुछ कंट्रोल हो जाएगा।